चलिए दोस्तों, हम आज देखते हैं हमारे आने वाले एग्ज़ाम यूपी पुलिस या जूनियर असिस्टेंट या बीपीओ एग्ज़ाम में जो यूपी स्पेशल से क्वेश्चन बनते हैं। एक पार्ट है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश की जनजातियों का जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको कवर करते हैं। चलिए हम देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार या माहीगीर प्रमुख जनजातियाँ इसमें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में दो अनुसूचित जनजातियाँ थारू व बुक्सा निवास करती हैं, जिनकी कुल जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 76,104 है। 76,104 थी। 2001 में अगर हम देखते हैं तो 2001 में जो जनजाति जनसंख्या थी वो 1,07,963 हो गई थी। और फिर 2011 में जो उत्तर प्रदेश की जनजाति जो संख्या है वो 11,34,273 हो गई थी। इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी इसलिए हुई थी क्योंकि वर्ष 2003 में 12 और जनजातियों को जोड़ा गया था। पहले थारू एवं बुक्सा जनजाति थी, लेकिन 2003 में फिर 12 और जनजातियों को जोड़ा गया था। फिर हम आगे देखते हैं। बुक्सा या ओक्सा जनजाति के लोग मुख्यतः बिजनौर में जिला में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में प्रारंभ की गई थी। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सबसे उच्च जो व्यक्ति होता था उसको तखत कहलाता था। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। थारू जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश ने एक महाविद्यालय की स्थापना की है। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित है। थारू जनजाति के लोग थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। थारू हिंदू धर्म से संबंधित हैं या हिंदू धर्म को मानते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट जनजाति जो है वो है माहीगीर जनजाति। माहीगीर जनजाति के लोग मुख्यतः बिजनौर में निवास करते हैं। माहीगीर जनजाति के लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। महाभारत में माहीगीर जनजाति का उल्लेख मिलता है। जितनी भी जनजातियां हैं उससे माहीगीर जनजाति जो है उसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। मिर्ज़ापुर में फिर अगली जनजाति जो है मिर्ज़ापुर में खरवार जनजाति के लोग पाए जाते हैं। थारू नाम की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मत है कि ये लोग राजपूताना राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं। थारू किरात वंश के हैं और अनेक उपजातियों में विभाजित थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, थारू कद में छोटे, पीतवर्ड मुख, चौड़ी मुखाकृति तथा चपटी नासिका वाले होते हैं, जो मंगोल प्रजाति के लक्षण उनमें विद्यमान रहते हैं। थारुओं की भाषा में हिंदी व नेपाली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। थारुओं के घर लकड़ी के लट्ठे और नरकुल आदि के द्वारा बनाए जाते हैं। ये लोग मकान बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके मकान उत्तर दक्षिण दिशा में, प्रवेश द्वार हमेशा पूरब की ओर होता है। इनकी एक उपजाति उल्टहवा है, जिसके घरों के प्रवेश द्वार पूर्व के बजाय पश्चिम की ओर होते हैं। फिर आगे हम देखते हैं। इन थारुओं में बदला विवाह, बहनों का आदान प्रदान की प्रथा है, लेकिन वर्तमान में यह काफ़ी हद तक खत्म हो चुकी है। थारुओं में जब वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों तरफ से विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पोढ़ी कहते हैं। ये एग्जाम में बनता है। थारुओं में विधवा विवाह की भी प्रथा है। विधवा विवाह के समय दिए जाने वाले भोज को लठभरवा भोज कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। वे लोग देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए सुअर और बकरी की बलि चढ़ाते हैं, परंतु जगन्नाथी देवता पर केवल दूध चढ़ाते हैं। थारुओं के प्रमुख त्यौहार मकर संक्रांति, होली, जन्माष्टमी, दशहरा और वजहरा है। थारू होली का पर्व फाल्गुन पूर्णिमा में 8 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। होली के दिनों में स्त्री पुरुष दोनों ही मदिरा पीकर नृत्य करते हैं साथ साथ में।
फिर आगे हम देखेंगे थारू ज्येष्ठ अथवा बैसाख के दिनों में बजहर नामक त्यौहार मनाते हैं। इस दिन गांव की सभी स्त्रियां खाना बनाने की आवश्यक सामानों के साथ गांव के बाहर चली जाती हैं। खार खरवार जनजाति की उपजातियां मुख्यतः सूरजवंशी, पतबंधी और दौलतबंदी, खेरी, राहत, मगौती, मुझियाली, गोजू और आर्मिया हैं। खरवार जनजाति के लोग अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग अधिक करते हैं, जिसमें रे, तोर, मोर, केकर, उकर आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जीवित पत्रिका नामक पर्व खरवार जनजाति से में मनाया जाता है। जीवित पत्रिका नामक पर्व खरवार जनजाति में मनाया जाता है। बिस्सू, पंचोई और दियाई उत्सव जौन सारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। उत्तराखंड के जिन क्षेत्रों में बुक्सा लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र को भोक्सार के नाम से भी जाना जाता है। इसी कारण बुक्सा जनजाति को भोक्सार या भोक्सा भी कहा जाता है। अधिकतर विद्वानों का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार या राजपूत घरानों से संबंध रखती है। हालांकि कुछ विद्वान इन्हें मराठा द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ आकर बसने की बात करते हैं। बुक्सा जनजाति की उत्पत्ति के विषय में विलियम क्रूक ने कहा है कि ये लोग अपने को राजपूत का वंशज मानते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग, उनके अनुसार कुछ लोगों का कहना है कि वो दक्षिण से आए और कुछ लोगों का मत है कि वो मध्य प्रदेश के धार नगरी नामक स्थान से आए हैं। फिर आगे हम देखते हैं बुक्सा जनजाति के लोग सबसे पहले तराई में बनवासा नामक स्थान, जो कि वनों से ढका था, में आकर बसे थे। बुक्सा जनजाति के लोग कद में छोटे या मध्यम, छोटी आँखें, भारी पलकें, चौड़ी मुखाकृति तथा समतल चपटी नासिका वाले होते हैं। बुक्सा पुरुषों में अधिकांश मद्यपान का प्रचलन है। बुक्सा जनजाति में बंदर, गाय व मोर का मांस खाना वर्जित है। बुक्सा जनजाति में पितृसत्तात्मक, पितृवंशी, पितृस्थानीय परिवार पाए जाते हैं। इनका वंश पिता के नाम पर चलता है। बुक्सा जनजाति के इस जनजाति में परिवार का ज्येष्ठ पुरुष परिवार का मुखिया होता है। विवाह के पश्चात स्त्री पति के घर जाकर रहती है। हालांकि आजकल घर जमाई की व्यवस्था भी बढ़ गई है, मतलब स्त्री के घर ही उसका पति आकर रहने लगता है। फिर आगे देखते हैं बुक्सा भी अन्य हिंदू जातियों के समान ही अंतःविवाही होते हैं, परंतु इनका विवाह हिंदू समाज से भिन्न है, क्योंकि इस समाज में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है तथा पति या पत्नी में से कोई भी किसी भी समय इस बंधन से मुक्त हो सकता है। इनमें अनुलोम या प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित है। ये अंतरजातीय विवाह भी करते हैं। फिर आगे देखेंगे हम इनमें बहुपत्नी प्रथा या विधवा विवाह प्रचलित है। बुक्सा जनजाति में आज भी क्रय विवाह पद्धति प्रचलित है तथा वधू प्राप्त करने के लिए वधू मूल्य देय है, क्योंकि बुक्सा जनजाति में लड़कियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम है। फिर अगला देखते हैं हम बुक्सा जनजाति में कन्या परिवार की आर्थिक क्रियाओं में सक्रिय सहयोग देती है। विवाह के पश्चात कन्या के सहयोग से प्राप्त लाभ से कन्या पक्ष वंचित हो जाता है, अतः इसी क्षतिपूर्ति के रूप में कन्या का पिता कन्या मूल्य प्राप्त करने का अधिकारी माना गया है। यह राशि वर पक्ष द्वारा विवाह के पूर्व कन्या पक्ष को दी जाती है, जो मालगति कहलाती है। पत्नी यदि पति को छोड़ दे तो पिता को मालगति वापस करनी पड़ती है। बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। इसके बाद क्रमशः क्षत्रिय बुक्सा, आहिर बुक्सा, नाय बुक्सा आदि होते हैं। बुक्सा जनजाति में गोत्र इनके समाज की मूल इकाई है। बुक्सा जनजाति में गोत्र इनके समाज की मूल इकाई है। खरवार जनजाति के लोग प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली तथा वाराणसी जनपद में निवास करते हैं। खरवार जनजाति का मूल क्षेत्र झारखंड प्रांत का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है। ग्यारहवीं और 12वीं शताब्दी में खरवार अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त थे। इनका पतन 1203 में चंदेल राजाओं द्वारा मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में आक्रमणों के उपरांत हुआ था।
आरंभ में खरवार एक शिकारी जनजाति थी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खरवार कत्थे का व्यापार करते थे, अतः इन्हें कथवार भी कहा जाता है, जबकि कुछ विद्वान इसे बिहार में सोन घाटी क्षेत्र का शासक मानते हैं। खरवार जनजाति की उपजातियों में सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मगौती या मुझियाली या गोजू या आर्मिया आदि प्रमुख हैं। खरवार जनजाति के पुरुष शारीरिक रूप से बूखार या बलिष्ठ होते हैं तथा स्त्रियां भी पुरुषों की भांति हिम्मती और बहादुर होती हैं। गोंड शब्द की उत्पत्ति तमिल भाषा के शब्द कोंड या खोंद शब्द से हुई है। कोड शब्द कोंडा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पर्वत है। गोंड एवं उसकी उपजातियां स्वयं की पहचान कोया या कोयतोर शब्दों से करती है, जिसका अर्थ मनुष्य या पर्वतवासी मनुष्य। गोंड लोग स्वयं को गोंड नहीं बल्कि कोय तोर कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। गोंड जनजाति का संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है। गोंड लोगों की मुख्य भाषा गोंडी है। अब इससे कुछ थोड़ी मॉक प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे निम्न जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू की है। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो 2003 में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? बुक्सा, जो बिजनौर में पाई जाती है। फिर आगे देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? तो बुक्सा। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों को जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र ही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू है। पहाड़िया जनजाति सोनभद्र में निवास करती है। प्रदेश की किस जनजाति में दीपावली को शोक के रूप में मनाया जाता है? तो थारू मनाती है। खरवा सही सुमेलित है भोक्सा, जो है बिजनौर में पाई जाती है। फिर आगे देखते हैं, इसको सुमेलित करना है। सुमेलित क्या, इसमें सही हमें कथन देखना है। इसे देखना है तो निम्नलिखित अनुसूचित जनजातियों में कौन से उत्तर प्रदेश में कौन पाई जाती है, इसको देखना है। तो कौन कौन सी पाई जाती? भोक्सा पाई जाती है और थारू पाई जाती है। बांदा जनपद के पाटा क्षेत्र में मुख्य निवास किस जनजाति का है? तो खरवार जनजाति का है। फिर आगे देखेंगे, थारू लोगों का निवास कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। थारू जनजाति के विषय में सत्य है। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा है, वो किरात वंशी है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। थारू जनजाति हो किस जनपद में एक महाविद्यालय खोला गया है? लखीमपुर खीरी में। किस जनजाति की समाज की मूल इकाई गोत्र है? तो बुक्सा जनजाति की मूल इकाई गोत्र है। किस जनजाति में विवाह का एक अनुबंध मात्र होता है? तो बुक्सा जनजाति में विवाह एक अनुबंध मात्र में होता है। किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है? बुक्सा है। किस जनजाति में घर जमाई की व्यवस्था बढ़ रही है? बुक्सा। थैंक यू फॉर